Hello students, welcome to our channel अशोका बायोलॉजी. माई सेल्फ अमित तिवारी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में आज हमारा एक नया चैप्टर इन्वायरमेंटल इशूज़. इन्वायरमेंटल इशूज़ में हमारा पहला क्वेश्चन है द एनवायरमेंट एक्ट वाज पास्ड इन. तो एनवायरमेंट एक्ट कब पास्ड हुआ बोलिएगा, आंसर बताएं. 86, 90, 76, 95. तो आंसर शुड बी फर्स्ट 86. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स. तो कौन सा क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स हैं बोलिएगा, CO, CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज. ये फैक्ट इन्फॉर्मेशन है, याद करना पड़ेगा. ऑल ऑफ दीज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज बैड ओजोन. जो आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है ये क्या है, बैड ओजोन है. और एज इट हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है. दिस, अब ये कैसे नुकसान पहुंचाएगा. तो दिस ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है, दिस ओजोन इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट लाइक. अब ये जो ओजोन है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से लेकिन प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बना हुआ है. तो कौन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बना हुआ है ये देखना है. दो ऑप्शन, दो चीज़ें चाहिए होंगी. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक वोलेटाइल सब्सटेंस. ठीक है. दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि फर्स्ट इज, दूसरा है SO2 and NO2, PAN and CO2. ओके, SO2 and PA. तो आंसर शुड बी 3 का A आंसर हो जाएगा. टिक कर लीजिएगा. ठीक है, A आंसर होगा. 4 नंबर, ये फैक्ट है, इस पे सवाल आ भी चुका है एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 4, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स डिपेंड ऑन. अब देखिए, किसी भी पॉल्यूटेंट्स का जो इफेक्ट है वो कब दिखेगा, जब उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो. तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ पॉल्यूटेंट्स, द ऑर्गेनिज्म एक्सपोज टू पॉल्यूटेंट्स. देखिए, जब ऑर्गेनिज्म पॉल्यूटेंट्स के संपर्क में आएगा तो उसका असर आएगा, ज़्यादा देर तक रहेगा तो असर आएगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो असर आएगा. तो आंसर क्या होगा, डी. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट. ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इन्वायरमेंटल इशूज़ वाला जो चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उसमें पढ़ा होगा. बट सवाल अच्छा है और बायो में ही आता है. तो कह रहे हैं कैसे बनता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट. तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पे कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है यहाँ पे. यूवी रेज ऑक्साइड बेस अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म परऑक्सी रेडिकल विच कंबाइन Na2 टू फॉर्म पैन. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक करें, आंसर शुड बी ए. ठीक है, बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6, सल्फर डाइऑक्साइड. ये अच्छा सवाल है, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे सारे सवाल ऑप्शन का. सल्फर डाइऑक्साइड इनहिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन प्लांट. एक्चुअल में सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, इसलिए सवाल इस पर दिया हुआ है. तो इनहिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द प्लांट, कॉजेज फ्यूफर्टाइजेशन इन द लाइकेन, कॉजेज एसिड रेन. तो आपको मोर और लेस आंसर आ गया होगा कि कैसे आंसर करना है इसका. तो आंसर क्या कर दीजिए, सारे सही हैं, ऑल ऑफ दीज आर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, मैच द कॉलम. अब ये भी पुराने सवाल हैं और बहुत बार आते रहे हैं, तो उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि अगर कोई सवाल बाहर से आए तो ये पूछा जा सकता है. ठीक है. तो सैड्रोसिस, सिलिकोसिस, बाइसिनोसिस एंड एस्बेस्टोसिस. तो 7 का जो आंसर हो जाएगा आप मैच करिएगा. जो ए हो जाएगा, ए इज मैच्ड विद द इनहेलेशन ऑफ आयरन डस्ट. ठीक है. सैड्रोसिस में क्या होगा, ए का 4 हो जाएगा. तो ए का 4 मतलब ऐसे मैच करा दीजिएगा. बी जो है सिलिकोसिस, बेलिकोसिस को आप स्टोन डस्ट. ठीक है. तो इतने से ही तो आंसर निकाल लेंगे हम लोग. A4 नहीं निकल पाएगा. सी चेक करना पड़ेगा. सी किसके लिए है, तो C फॉर कॉटन डस्ट. अब आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू रिमूव. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या रिमूव करता है, आंसर बताएं. देखिए, SO2 पॉल्यूशन, CO2 पॉल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर या ऑल ऑफ दीज. आंसर बताएं. चलिए, पार्टिकुलेट मैटर चेक कर लीजिएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है ये पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है. क्वेश्चन नंबर 9, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर विच रिमेन इन एयर फॉर द वीक. हफ्तों तक रह सकते हैं. उनका जो वजन होगा एक्चुअल में वो 10 माइक्रोमीटर से कम होगा. ठीक है. तो आंसर ए टिक कर लीजिएगा. CPCB का सवाल है ये, जहाँ पे हमने पढ़ रखा था कि 2.5 माइक्रोमीटर से अगर कम होता है तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. 2.5 या उससे कम. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नीचे दिए गए सारे स्टेटमेंट को पढ़िएगा
और उसमें से ऑप्शन छांटना है। तो क्या हुआ है आपका सवाल ये क्वेश्चन नंबर 10 में कि कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल हैव कॉस्टली मेटल्स लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उनके पास क्या होते हैं, कॉस्टली मेटल्स होते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम के। द एयर प्रिवेंशन एक्ट वॉज पास्ड इन द 1981। नॉइज विच इज less than 80 decibel causes noise pollution. Green muffler scheme is reduced to noise pollution. Lead free petrol can remove sound pollution of the vehicle completely. तो करेक्ट आंसर ढूंढना है। देखिए एक थर्ड हमारा गलत है और एक हमारा 5 गलत है। वजह लेस देन 80 डेसिबल बहुत होता है, ठीक है, तो ये पॉइंट इरेलीवेंट है। और कहना लेड फ्री पेट्रोल कैन रिमूव साउंड प्रोडक्शन, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 का आंसर बताइए जरा। 10 का आंसर बी हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो थर्ड एंड फाइव्थ इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन मफलर क्या होता है, ये साउंड को अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, ये पेड़ के किनारे कुछ ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जो साउंड को अब्जॉर्ब करते हैं, लाइक द अशोक एंड नीम। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, जो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ग्रीन हाउस गैसेस आर एब्जॉर्ब शॉर्ट वेवलेंथ, नो शॉर्ट वेवलेंथ नहीं सर, शॉर्ट वेवलेंथ को नहीं करेंगे, ये लॉन्ग वेवलेंथ को करनी चाहिए। और ऑप्शन देखें आगे बढ़ के, क्वेश्चन नंबर 11 में बी ऑप्शन, एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन। इतने के बाद तो आप ऑप्शन पढ़ना भी पसंद नहीं करते, बट पढ़ लेना चाहिए। डू नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन, जी नहीं। इंक्लूड CO2 ओनली, जी नहीं। इसमें और भी गैसेस होती हैं, CH4, NO2 एंड क्या नाम है तीसरी गैसेस आपके पास कौन सी है, CFC। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 12, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड स्ट्रिंजेंट नॉर्म टू ऑटोमोबाइल फ्यूल द रिडक्शन इन। अब देखिए किस में, एक कंटेंट पेट्रोल का और दूसरा डीजल का। तो ऑटोमोबाइल में क्या घटाना चाहते हैं, क्या कम करना है, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नॉर्म्स लगाए, अभी तो फिलहाल 1 अप्रैल से सब तो बंद ही है, लेकिन जान नहीं पाए आप, लेकिन फिलहाल 2020 से BS6 लागू हो चुका है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया। तो क्या घटाना चाह रहे थे, सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट, ठीक है, सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट। कौन सा नॉर्म्स नहीं लगा, BS5 नहीं लगा इंडिया में कभी भी, BS4 के बाद सीधे BS6, एक लंबी छलांग। क्वेश्चन नंबर 13, वाटर पॉल्यूशन इज बेस्ट डिटरमाइंड बाई। आई डोंट थिंक तो मुझे बताने की जरूरत है कि वाटर पॉल्यूशन कैसे होगा। वाटर पॉल्यूशन जिसमें BOD हो, आंसर लगा दीजिएगा, टर्बिडिटी एंड BOD। टर्बिडिटी आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते होंगे, ये क्या होता है, ठीक है। एल्कलिनिटी, एसिडिटी, हार्डनेस, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो आंसर शुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सवाल केमिस्ट्री का है। एसिड रेन इज मिक्सचर ऑफ। अब एसिड रेन में क्या होता है, आपने जब भी इनको पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप देखते हैं H2SO4 और HNO3 दोनों आपस में मिक्स करते हैं और एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है, तो बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द डायग्राम प्रोवाइडेड बिलो इज द रिमूव ऑफ विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। अब ये डायग्राम जो दिया हुआ है ये किस प्रकार के पॉल्यूशन को ख़त्म करता है। तो पहले तो सब बड़ा मसला ये है कि डायग्राम है कौन सा, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है ये क्या करता है तो बाद में जानेंगे, पहले ये क्या है। तो एक्चुअल में ये स्क्रबर है, क्या ये स्क्रबर है, आपने पढ़ा होगा NCERT का 2nd पेज में ही बना हुआ शायद इसमें, इस चैप्टर में स्क्रबर। स्क्रबर है, ठीक है। अब स्क्रबर क्या करता है, ये गैसियस पॉल्यूटेंट, ऑप्शन देख लीजिएगा, ये गैसियस पॉल्यूटेंट्स को, आई थिंक सो, गैसियस पॉल्यूशन को कम करता है। अब गैसियस पॉल्यूशन में कौन सी, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो टिक करें आंसर, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर होगा इसमें। और एक गैसियस एग्जांपल भी आप चाहें तो लिख लें, SO2, ठीक, क्या होगा SO2। क्वेश्चन नंबर 16, तो पर्टिकुलेट मैटर ओनली नहीं करता इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैन रिमूव ओवर पार्टिकुलेट मैटर। अब देखिए ये अपने आप में एक सवाल है जो आगे हमने दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैन रिमूव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या रिमूव करता है, मार्क करिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है। किसको करता है, पार्टिकुलेट मैटर को, तो ये भी टिक करिएगा। और कितना परसेंट, 99% को रिमूव कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड 17 नंबर क्वेश्चन हैज़ टाइम्स मोर एफिनिटी देन O2। तो लगभग 200 गुना ज़्यादा एफिनिटी रखता है, 200 गुना। कुछ किताब में 300 लिखा है, कुछ किताब में 200 से 300 लिखा है।
आप 200 गुना यहाँ मार्क करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन फॉलिंग इन ए वाटर बॉडी? कौन सा इफेक्ट नहीं है जब एसिड रेन पड़ती है बॉडी के ऊपर, ठीक है? तो इंक्रीज NO3 एंड SO2, ये तो होता ही होता है, ये तो आप जानते हैं क्योंकि हमने अभी आपसे कहा था। डिक्रीज इंसेक्ट पॉपुलेशन, जाहिर सी बात है अगर ये पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इंसेक्ट की पॉपुलेशन घट जाएगी। इंक्रीज टेरेस्ट्रियल फंगल ग्रोथ, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है? द मोस्ट डेंजरस ऑटोमोबाइल पॉल्यूटेंट इज, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? HGCuAs, होते तो सब खतरनाक है बट ब्लड सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इट कैन डैमेज द ब्रेन, किडनी, लीवर। आप नोट कर लीजिएगा, ब्रेन, किडनी, लीवर, सारे के सारे को ये भाई साहब डैमेज कर सकते हैं, इतने महान हैं ये, तो बहुत डेंजरस हैं ये, ठीक है? 20 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन, पहला ऑप्शन 74, दूसरा ऑप्शन 80, तीसरा 95 और चौथा 98। 74 आंसर कर लीजिएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत स्टेज थर्ड इज इमिशन नॉर्म टू रिड्यूस। देखिए सवाल आई थिंक पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके पूछा था और अब भारत स्टेज थर्ड, तो घटाना सिर्फ दो ही चीज़ों को है, सल्फर कंटेंट एंड एरोमेटिक कंपाउंड। आंसर शुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 22, डायग्राम प्रोवाइडेड बिलो टू रिमूव व्हिच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स। मैं जब भी आपको इस सवाल को करता हूँ तो पहले कहता हूँ भैया पहचानो ये है क्या, ठीक है? तो ये जो डायग्राम दिया है ये क्या है, स्क्रबर है या कुछ और है? तो ये स्क्रबर नहीं है साहब, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, जो भी हमने पीछे पढ़ा था। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या हटाता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो हटाएगा वो हटाएगा पार्टिकुलेट मैटर, और वो भी कितना परसेंट में? 99% में। कितना? 99% में। तो आंसर शुड बी ए। गैसियस के लिए कौन होगा? स्क्रबर, ठीक है, SO2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलेडेड पेट्रोल बिकॉज। अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं क्यों? मतलब क्योंकि लेड एक्टिवेट्स कैटालिटिक कन्वर्टर। जी नहीं, लेड डीएक्टिवेट्स कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या करता है ये? कैटालिटिक कन्वर्टर को डीएक्टिवेट कर देता है या इनएक्टिवेट कर देता है। अब अगर इनएक्टिवेट कर देगा तो हमारे सारे प्रोग्राम गड़बड़ा देंगे। इट डज नॉट एक्ट कैटलिस्ट, नहीं करता है सब। तो जो हमारे कैटलिट कन्वर्टर में जो हमने लगा रखा था कैटलिस्ट, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा या उनको उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। तो इसलिए हम लेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैटालिटिक कन्वर्टर इज यूज्ड टू बर्न अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इनटू CO2 and H2O। ठीक है, सही लग रहा है ये, ठीक है? तो ये सेंटेंस सही हो गया। कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू SO2 and N2, ठीक है, ये भी सही है। रिस्पेक्टिवली लिखा होता तो और अच्छा होता। ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द ऑटोमोबाइल्स along with the use of lead free petrol or the diesel can reduce the pollutants they emit. In India, air pollution came in the 81 and amendment in the 1987, जिसमें कि नॉइस को एयर पोल्यूशन के रूप में शामिल कर लिया गया। तो आपका थर्ड ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे वर्ड नहीं, मेट्रो सिटीज़ होना चाहिए, एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़। तो बी, थर्ड ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 5, यानी कि 24 का ए आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल था और फैक्ट बेस्ड है। NCERT पढ़ेंगे तो सही करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो गलत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, स्नो ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय। अब स्नो ब्लाइंडनेस क्या है? आप जब इसको पढ़ते हैं एकदम लास्ट पेज पे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉर्निया जो होता है ये ऑब्जॉर्व करता है UVB को। क्या किसको ऑब्जॉर्व करता है? कॉर्निया, UVB को। आंसर मिल गया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आंसर क्या है, बट फैक्ट पूरा पता होना चाहिए। तो ये UVB को ऑब्जॉर्व करता है। अगर हाई डोज ऑफ UVB ऑब्जॉर्व कर लेगा तो कॉर्निया में इन्फ्लामेशन हो जाता है और इस प्रकार की चीज़ को, इस प्रकार के डिजीज को स्नो ब्लाइंडनेस से कैटरेक्ट करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, UVB मोर डेंजरस है, ठीक है? अगला सवाल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन। अब देखिए BOD इज व्हाट? BOD क्या होता है? BOD है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बैक्टीरिया जब वो डिग्रेड करने के लिए जितनी उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इट इज नोन एज BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है? तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ा। एरोबिक ऑर्गेनिज्म में कौन होता है? बैक्टीरिया होता है, ठीक? और अगर केमिकली ये रिएक्शन हो रही है,
कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर वो सीओडी होता है। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म करे तो बीओडी, और खुद से अगर रिएक्शन हो रही है धीरे धीरे करके तो सीओडी होती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, मतलब करेक्ट। BOD is similar in the function to COD in the both measure the amount of organic compound in the water. Yes, it's absolutely correct. COD involve oxidation of few organic matter. जी नहीं, सबके लिए चाहिए होता है उसको भी। BOD involve oxidation of almost all organic compound. देखिए, BOD involve oxidation of almost, लेकिन हमें दोनों के बारे में बात करनी है ना, तो BOD involve oxidation of almost all organic compound, सबको नहीं डिस्ट्रॉय करेगा। जो सीवेज वाली बात है सिर्फ उसके बारे में बात करेगा। तो फिलहाल ए आंसर होगा जिसमें दोनों लोग एक जैसी बात करते हैं। फ्यू वर्ड करके ना आंसर करिएगा। सी भी सही लग रहा है बट ए इज मोर करेक्ट। 28 नंबर। अब ये सवाल बेहद अच्छा है क्योंकि 28 में हमें आंसर क्या करना होगा ये देखना है आपको। 28 नंबर सवाल कैसे करते हैं। फिर आपके पास कौन सा है 28 में। ओके, चलिए। तो अब देखिए, ये दो चीज़ें हैं आपके पास, डायग्राम देखना है तभी आंसर आएगा। ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, जिस समय सीवेज का कंटेंट, ये सीवेज लगातार जा रहा है। अब सीवेज का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सीवेज का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता चला जाता तो ये क्या है हमारा बीओडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीओडी हो जाएगा। अब अगर बीओडी मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बीओडी क्या होगा उस समय? आंसर बताइए। जल्दी बताएं प्लीज। चलिए लिख लेते हैं। ए हमारा क्या हो जाएगा इस समय? ये टॉप पे है कंसंट्रेशन, तो ये हमारा जो ए वाला पॉइंट है ए, देखिएगा ये क्या होगा बीओडी। और उस समय बी क्या होगा? डिसॉल्व ऑक्सीजन। भाई जिस समय कंसंट्रेशन टॉप पे है उस समय डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है बोलेगा। ओके, दूसरी बात, अगर आप इसका बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन ए डिसॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए, जिस समय कंसंट्रेशन टॉप पे है उस समय ये भाई साहब एकदम डाउन पे है, और जिस समय, तो आप एक काम करिए, ए इज डिसॉल्व ऑक्सीजन मार्क कर लीजिएगा एंड बी इज बीओडी। बी क्या हो जाएगा? बीओडी हो जाएगा। बी इज बीओडी। लेकिन ये बात बताइए, क्या आप बी आंसर करेंगे या सी आंसर करेंगे? देखिए, ना आप बी करेंगे ना सी करेंगे, आप दोनों करेंगे। चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैंने एक ही बात कह दी दोनों की। तो अच्छा सवाल हो जाएगा। 28 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, एनसीईआरटी डायग्राम ओपन करके देख लीजिएगा। आप अगर नहीं देख सकते तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन, ये क्या है नीचे वाला बीओडी, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बी हमारा क्या हो जाएगा? बीओडी हो जाएगा। तो चाहे हम उससे बीओडी कहें और चाहे सीओडी कहें तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 28, फाइटोप्लैंक्टन मार्क करिएगा। फाइटोप्लैंक्टन जो हमारा है, दिस फाइटोप्लैंक्टन इज एंड जूप्लैंक्टन, दोनों क्या ऑब्जॉर्व करते हैं? मतलब सॉरी, जब जिन्हें डीडीटी ऑब्जॉर्व करना होता है तो ये क्या करते हैं? याद रखिएगा, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एक्चुअल में जो हमारा ये जो प्लैंक्टन है या फाइटोप्लैंक्टन है, इसके बारे में जानने से पहले डीडीटी के बारे में जानना पड़ेगा कि ये डीडीटी भाई साहब कौन है। तो डीडीटी जो होता है ये फैट सॉल्युबल है और ये फैट के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फैट सॉल्युबल की वजह से ज़्यादातर जो मतलब डीडीटी है वो किसके थ्रू इंटर करेगा? तो एक्चुअल में डीडीटी के बारे में पॉइंट लिख लीजिएगा, हाईली लिपिड सॉल्युबल। क्या है ये? हाईली लिपिड सॉल्युबल। पता नहीं क्यों लिख नहीं जा रहा है, कुछ इश्यूज हैं टेक्निकल, बहुत बर्डन पड़ता है इसके ऊपर। तो आंसर इज ए। ओके, चलिए। द मेजर सोर्स ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज इज, देखिए मेजर सोर्स क्या है? मेजर सोर्स सब डिटर्जेंट होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर होते हैं, सीवर्स होते हैं। तो इन्हीं के रास्ते सबसे ज़्यादा आपके पास ये फॉस्फेट और नाइट्रेट पहुंचता है। तो डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर एंड सीवर्स।
यूट्रॉफिकेशन इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल न्यूट्रिएंट मेनली फॉस्फेट एंड नाइट्रेट। देखिए एक्चुअल में इज मोर प्रिसिसली हाइपरट्रॉफिकेशन रिजल्ट्स इन एल्गल ब्लूम इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ देम। देखिए यूट्रॉफिकेशन जनरली जो होता है ये नेचुरल प्रोसेस है। यूट्रॉफिकेशन जनरली क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। हो ये आर्टिफिशियल भी सकता है बट जनरली इट इज नेचुरल, ठीक है। तो इसलिए हम आंसर जो ए और बी नहीं कर सकते क्योंकि हम नेचुरल बात कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट एल्गल ब्लूम है, आप इसको ऑल ऑफ द करना चाह रहे होंगे बट नेचुरल प्रोसेस यूट्रॉफिकेशन याद रखिएगा, तो आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 32 कैडमियम। ये सवाल बहुत पुराना है बट अभी भी एग्जामिनर की पसंद बना हुआ है, इसे आप कभी डिनाई नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने लेड के बारे में पीछे कहा था कि लेड बहुत डेंजरस होता है, तो लीजिए मैच भी कर देंगे। फिर लेड किससे मैच कर जाएगा, ब्रेन, किडनी एंड लीवर, तो सी का 4। अब दो ऑप्शन तो कट जाएंगे सी के 4 में, ठीक है। अब बचेगा सिर्फ दो ऑप्शन, तो चेक करते हैं। ए कैडमियम, कैडमियम जो है हमारा ये इटाई, ओके, तो ए का सेकंड। अब ए का सेकंड आंसर शुड बी डी, और बाकी मैच कर लीजिएगा। कॉपर की बात करेंगे तो हाइपरटेंशन यूरेमिया, मरकरी की बात करेंगे तो मिनीमाटा डिजीज, ठीक है। इतने से काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट को लेके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो वॉज स्टार्टेड इन 1974 इन द गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वॉज हेडेड बाय चंदी प्रसाद भट्ट ऑफ गोपेश्वर एंड सुंदर लाल बहुगुणा, दोनों लोगों का नाम है तो सही हो जाएगा ये भी, और अगर एक ही है तो गलत हो जाएगा। यस ठीक है। शिलियारा इन टेरी रीजन, आप इन्हें जान लीजिएगा, एनवायरमेंटल गांधी भी कहते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को। इज अ वेरी फेमस पर्सन एट दैट टाइम एंड वेरी बुक्स, टू मच बुक्स राइट डाउन बाय दिस पर्सन एंड बेस्ट पर्सन एट दैट टाइम। इन्होंने आंदोलन किया था इस चीज़ का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी एंड जुलाई, यानी फरवरी और जुलाई के फर्स्ट वीक में, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2012 वाज हेल्ड एट, ये दो बार इस पे सवाल पूछा गया और मैं चाहूंगा कि आप इसे याद रखें। डोहा में हुआ था, सी में कहाँ हुआ था, डोहा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 the accumulation of pesticide or other pollutant in organism increasing concentration along the food chain at have a higher trophic level, तो biomagnification, bioremediation, accumulation, you know much better about that, वही DDT वाला आंसर। तो क्या हो जाएगा, biomagnification, जिसमें एग तक चला जाता है बर्ड्स में, जिसकी थिनिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज द इफेक्ट, करें व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इनहेंस CO2 प्रोडक्शन, डिजर्टिफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, या ऑल ऑफ दिस। तो पेड़ कट जाएंगे तो CO2 का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, डिजर्ट बन जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, तो आंसर शुड बी डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 38 हॉट वाटर इज अ टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम इंडस्ट्री, जो हॉट वाटर है एक प्रकार का पॉल्यूटेंट है ये, और ये कहाँ से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है ये। तो सही बात भी है, तो ये कहीं ना कहीं जब हॉट वाटर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन हो जाता है चीज़ों का। तो इनपुट इन नेचुरल वाटर बॉडीज रिड्यूसेस द डिजॉल्व ऑक्सीजन, इनपुट नेचुरल वाटर बॉडीज कॉजेज डैमेज टू इंडिजीनियस फ्लोरा एंड फौना इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि ये नुकसान करता है हॉट वाटर, जैसे यूट्रॉफिकेशन जब तक नेचुरल होता है तब स्लो होता है, लेकिन जब हॉट वाटर उसमें एंट्री कर जाता है तो फिर वो एक्सेलरेशन हो जाता है, बहुत तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद द नेचुरल सिस्टम, चिपको मूवमेंट, झूम कल्टीवेशन, JFM। चीनी आपने फ्रेंड्स ऑफ हरकाटा मार्च 60 हेक्टेयर वाला पढ़ा होगा, उसमें हम नेचुरल ट्रीटमेंट करके इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना के काफ़ी कुछ चीज़ों को आसान कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेते हैं वहाँ से। तो फिर कई भी प्रकार का बेहतर ट्रीटमेंट होता है। फ्रेंड्स ऑफ हरकाटा मार्स एग्जाम्पल दिया हुआ NCERT में जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 40 इकोसॉन टायलेट वर्किंग इन द केरला एंड श्रीलंका। देखिए ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था श्रीलंका और केरला में जो हुआ। तो इट इज सस्टेनेबल सिस्टम और हैंडलिंग द ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स या फिर रिसाइकलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड नेचुरल फर्टिलाइजर इज कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 41, 41 में क्या होगा हमारे पास, जरा देखते हैं 41 का आंसर क्या होगा। इकॉर्निया इज क्रेसिपस और थ्रेड ऑफ बंगाल। देखिए इकॉर्निया क्यों कहते हैं थ्रेड ऑफ बंगाल, इससे क्या होता है ना, इससे हाईली इन्वेसिव टेरेस्ट्रियल वीड कॉजेज यूट्रोफिकेशन। अब देखिए कॉजेज यूट्रोफिकेशन को हम कैसे समझेंगे, इसमें क्या होता है, अगर यूट्रोफिकेशन हो जाएगा तो बीओडी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इट ड्रेन्स द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बीड, एंड यूट्रोफिकेशन की वजह से बीओडी बहुत बढ़ जाती है, तो ये समस्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा 41 का, बी। 42, 42 में क्या है सर, वाटर पॉल्यूशन, मार्क करें, वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू फीकल मैटर इज इंडिकेटेड बाई इस्ट्रिचिया कोलाई, मार्क कर लीजिएगा, ये वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर है, ठीक है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट मैच में कह रहे पॉजिटिव सॉइल पॉल्यूशन, अब कहीं पे कोई चीज़ ऐड करके पॉल्यूशन करें तो पॉजिटिव सॉइल, कुछ निकाल के करें तो निगेटिव, तो पॉजिटिव सॉइल में एडिशन ऑफ पेस्टिसाइड ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव में क्या रिमूवल ऑफ टॉप लेयर हट जाए, फर्टिलिटी कम हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव है। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट रेडियोएक्टिव वेस्ट, अब ई वेस्ट रेडियोएक्टिव वेस्ट नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 सॉरी, हॉस्पिटल वेस्ट में इंसिनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, बात याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा होता है इंसिनरेटर, और इसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हो जाती हैं इससे, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, इंसिनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम पायरोलिसिस। जो इंसिनरेशन है ये पायरोलिसिस से डिफरेंट होता है, किस वे में, क्योंकि इंसिनरेशन में एनारोबिक कंबशन होता है, जबकि एरोबिक कंबशन होता है, जबकि पायरोलिसिस में एनारोबिक कंबशन होता है, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 44 का सी, एरोबिक कंबशन होता है किसमें, इंसिनरेशन में। सैनिटरी लैंडफिल्स आर नॉट वेरी रिलायबल मेथड ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड, ठीक है, किसी गड्ढे में ले जाके दबा देना, इसी को बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स, ये बहुत ही अच्छा मेथड नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत ढेर सारा गार्बेज निकलता है, बहुत टॉक्सिसिटी होती है, जिससे अंडरग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो पॉल्यूट हो सकता है, तो ये एक बेहतर तरीका नहीं है, सिर्फ एक माध्यम हो सकता है बस। तो 45 में ड्यू टू जनरेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज स्पेशली इन द मेट्रो सिटीज, द टॉक्सिक गार्बेज कैन पॉल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एज वेल, बोथ ए एंड बी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक एक करके आपको पढ़नी है, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्हाई प्लास्टिक आर नॉट इको फ्रेंडली। अब देखिए आपको सबको पता है कि प्लास्टिक इको फ्रेंडली क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, या तो ये बहुत टाइम लेता है, और ये कहीं ना कहीं सॉइल और वाटर दोनों को डिस्टर्ब कर सकता है। तो अब आंसर क्या करेंगे बताइए, सारे के सारे आंसर हो जाएंगे, 46 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड। अब देखिए ये आपको डाटा याद होना चाहिए, 33% फॉरेस्ट एंड 67% प्लेन्स पे जो हिल्स हैं वो, तो आंसर क्या करेंगे हम लोग 47 का बी, ठीक है, 47 बी आंसर होगा। नेक्स्ट 48, के ब्लेंड इट। अब ये आपको पता होगा, आमद साहब के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो इन्होंने क्या बनाया, एक्चुअल में उन्होंने बनाया एक ब्यूटामिन प्लास्टिक मिक्सचर, और उससे क्या हुआ, उन्होंने जब उसका इस्तेमाल सड़क को बनाने में किया तो सड़क की लाइफ बढ़ गई, और ये कौन साहब थे, अहमद साहब थे। तो पॉलीब्लेंड में एक बेहतर पॉइंट है ब्यूटामिन प्लास्टिक मिक्सचर इंक्रीज रोड लाइफ एंड वाज डेवलप्ड बाय अहमद साहब, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ट्रीटी इज रिलेटेड टू कंट्रोल्स द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। ओडीएस, ओडीएस क्या होता है, जो जैसे कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो भी वो सारे लोग जो वो सारे सब्सटेंस जो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कनाडा में, और वहाँ पे ये बात कही गई कि हम लोग सब लोग मिल के जो रिडक्शन है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस का वो घटा देंगे। तो वो क्या था, जहाँ पे हम घटाने की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, वो हमारा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या था साहब, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस एक बात और, नोबेल प्राइज क्वेश्चन नंबर 50 में, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री फॉर द डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल एंड ओजोन डिप्लेशन वाज मैरियो मलेना, पॉल क्रिट्जन, सर्वड रोलैंड, आंसर बताइए।
क्योंकि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ओजोन सब कुछ पूछा गया है। ओजोन डे भी आपको पता होना चाहिए 16 सितंबर, वो सवाल दिया नहीं बट फिर याद होना चाहिए। चलिए आंसर शुड बी डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, मैं फिर कह रहा हूँ ये पुराना सवाल एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट अभी भी एग्जामिनर की पहली पसंद है। भोपाल गैस ट्रेजेडी विच लीक्ड फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी पहली बात तो कब हुई थी? तो 2 या 3 दिसंबर 1984 रात में एट यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल एमपी में हुआ था ये, और उसमें गैस लीक हुई थी, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मार्क कर लीजिएगा MIC। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 52 में अगर बात करें कि क्या करेक्ट है, तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन कॉजेज म्यूटेशन, यस करता है, बहुत बार पढ़ा है हमने। रेडियो एक्टिव रेडिएशन कॉजेज कैंसर, यस बिल्कुल करता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट इज सील्डेड इन कंटेनर बरीड विद द रॉक्स अबाउट 500 मीटर डीप विलो अर्थ, इसके अंदर कर देंगे तो सील्ड कर लेगा। तो 52 का डी आंसर है, एनसीईआरटी की लाइन और फैक्ट भी है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब इज रन बाई, आपको पता है कौन सा आप चला रहे हैं? रमेश चंद्र डगार, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। 5000 से ज़्यादा किसानों का उनका अपना खुद का क्लब है। रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 54, ये सवाल भी पुराना है बट बहुत पूछा जाता है, मैच कराने के लिए आ सकता है। कोबाल्ट 60 केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। तो कोबाल्ट 60 किसके लिए होता है? ये कहीं ना कहीं ट्यूमर थेरेपी की बात करते हैं इससे। किसके बात करते हैं? ए का 4 मैच कर लीजिएगा, ए का 4। बी का 3 आयोडीन, डैमेज लिम्फ नोड, WBC एंड बोन मैरो की बात कर रहे हैं। सी का 2 सीजियम, रिप्लेस पोटेशियम सोडियम मसल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ये सारे यूज होते हैं, आप MBBS जब करेंगे तो बाद में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो आंसर बी, अभी फिलहाल इससे जानने की जरूरत नहीं, मैं बता भी नहीं सकता। 54 का बी। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ये सवाल हम लोगों ने इकोसिस्टम वाले में भी किया था, तो आज समझा नहीं पाऊंगा, आज सीधे आंसर बता दूंगा इसका। चलिए बता देता हूँ, कुछ नाराज हो जाएंगे। मेल्टिंग ऑफ पोलराइज कैप, यस बिल्कुल, अमाउंट बढ़ जाता है जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है ऐसी अवस्था हो जाएगी। CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा। राइजिंग ऑफ सी लेवल एंड ग्लोबल वार्मिंग, सब के सब बढ़ जाते हैं सर। 56 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट परसेंटेज ऑफ द 2 ग्रीन हाउस गैसेज दैट कंट्रीब्यूट टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग? तो 54, 55 का क्या था आंसर? डी। 56 में देखिए, हम गैस को परसेंटेज आपको लिख के बता देते हैं, जिससे कि आप आराम से मैच करते रहिए। CO2 60%, CH4 20%, CFC 14%, और जो बचा हुआ भाई साहब हैं जिनका नाम है N2O, वो कौन से हो जाएंगे? 6%। तो सारे परसेंटेज ज़्यादा वाले सी से आते हैं। तो मीथेन 20, N2O 18, जी नहीं। CFC 14, मीथेन 20, CFC 14, मीथेन 20, यस यही राइट आंसर है। नीट का एग्जाम का सवाल था, ये पुराना सवाल है। क्वेश्चन नंबर 57, गुड ओजोन इन फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अब गुड है तो सुरक्षा करेगा, प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट अब द यूवी रेज से बचाता है। तो जाहिर सी बात है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, प्रेजेंट इन द स्ट्रेटो। तो गुड ओजोन कहाँ होगा? बैड ओजोन कहाँ होगा? ट्रोपोस्फेयर में। तो बैड ओजोन भी याद रखिएगा, अगर गुड ओजोन याद रखते हैं तो गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर एंड बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर, BT से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ओजोन होल इज मार्क्ड ओवर। तो ये एक्चुअल में कब दिखता है ओजोन होल हमें? ये अंटार्कटिका में दिखता है लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर। लेट अगस्त अर्ली अक्टूबर, इसीलिए 16 सितंबर वाली बात है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। चलिए, तो ये तो हमारे सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन डोमेस्टिक सीवेज मिक्स विद रिवर वाटर, जब भी डोमेस्टिक सीवेज को रिवर वाटर से मिक्स करेंगे तो क्या होगा? देखिए, जब भी डोमेस्टिक सीवेज को रिवर वाटर से मिक्स करेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक अमाउंट बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक अमाउंट बढ़ जाएगा तो BOD क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। BOD बढ़ेगा, इसका मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन खूब ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगा। तो स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट एंड डाई आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। द इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी रिलीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन। द इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी यूज्ड अप डिजॉल्व ऑक्सीजन, सो दैट्स व्हाई DO शुड बी रिड्यूस्ड। तो आंसर शुड बी सी। बेहद अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 60, dB is standard abbreviation decibel, okay, used for the quantitative expression of
a certain pesticide, the density of the bacteria in a media, particular pollutant, the dominant bacillus in the culture. तो DB is for what? ये एक particular pollutant हो सकता है, डेसिबल नॉइज पॉल्यूशन का को मार्क करने का तरीका है, ठीक है। तो डेसिबल का इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर environmental issues, most important question which may ask in your exam, nothing to be beyond it from in your exam, I promise। जरूर इसको कर लें और आप जो नीट क्रिस कोर्स का जो हमारा सीरीज है उसमें भी इस चैप्टर को जाके देखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।